Final account, unsolved sum number 5 adjustment solution. First, stock on 31st March 2019 was valued at rupees 19,700. यानी कि 31 मार्च को 31 मार्च 2019 को जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किया तो पता चला 19,700 रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो उसकी जो डबल एंट्री है वो कहाँ कहाँ जाएगी, जिसे हम नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं हम, और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ जाएगी जो 19,700 की है वो देखते हैं। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के आखिरी दिन पर गिना जाता है और उसका अमाउंट पता लगाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की जो पहली एंट्री होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में होती है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए होती है क्योंकि जब स्टॉक ओपनिंग में आता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, तो एंट्री ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है क्योंकि गुड्स आ रहा है ऐसा शो किया जाता है, ठीक है। और जब स्टॉक क्लोजिंग में जाता है तो एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में की जाती है क्योंकि ये शो किया जाता है कि गुड्स जा रहा है, जा रहा है, क्रेडिट कर दो, आ रहा है डेबिट कर दो, सिंपल सा प्रोसीजर, ठीक है। अब जा रहा है इसलिए क्रेडिट में डाल दिए ट्रेडिंग के, लेकिन सच में थोड़ी ना जा रहा है तो वो फैक्ट्री में ही रखा हुआ, ठीक है। और 31 मार्च हो गया, ये साल खत्म हो गया, अब वो गुड्स कब काम आएगा? अगले साल, अगले दिन से ही तो अगला साल लग जाएगा, 1 अप्रैल, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। तो अगर हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल को है तो उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट के बारे में मैंने शो किया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट की बात करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹3,000, यानी हम ये जो सुचेता हैं, इनके जो व्यापारी फ्रेंड हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स उठा के फ्री में बांट दिया 3,000 रुपए का। अब फ्री में बांट दिया, लेकिन एडजस्टमेंट है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो इसकी जो 3,000 रुपए की एंट्री है वो कहाँ कहाँ हो रही है वो देखिए। 2 जगह पे एंट्री होगी और बहुत समझदारी से एंट्री को आपको समझना है। पहली बात, एंट्री कैसे कैसे करना है ध्यान से सुनो। पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में करनी है। सर क्यों करनी है बताओ, ये मत बताओ कहां करनी है, पहले बताओ क्यों करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए करनी है क्योंकि गुड्स कहां रखा होता है? फैक्ट्री में, है कि नहीं? गुड्स रखा होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री माने ट्रेडिंग अकाउंट। बस ट्रेडिंग समझ में आ गया, अभी डेबिट क्रेडिट भी समझा रहा हूं। पहली बात ये समझ लो, गुड्स कहां रखा होता है? फैक्ट्री में, तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर बताओ क्रेडिट में एंट्री क्यों करें? क्रेडिट में इसलिए करें क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स फैक्ट्री से पब्लिक के पास फ्री में बट रहा है, ठीक है। इसलिए एंट्री जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में की गई है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। गुड्स किसी भी कारण से बाहर जाए, चाहे सेल्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, चाहे डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट यानी चोरी हो गया हो, चाहे कोई और कारण हो, किसी भी कारण से, ड्राइंग्स का भी हो पॉइंट, किसी भी कारण से अगर गुड्स बाहर जा रहा है तो पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में की जाएगी। याद रहे, पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में की जाएगी, समझे। अब दूसरी एंट्री कहां जा रही है वो देखिए। सेकेंड एंट्री जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों किया आपने, पीएनएल में क्यों डाल दिया? तो ऑफ कोर्स भाई, हम गुड्स फ्री में कब बांटते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर डेमो लेक्चर 1 हफ्ते का प्रदान कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? अरे मेरा जो लेक्चर है वो प्राइस है, उसकी फीस है, लेकिन मैं फ्री में 1 हफ्ता पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? सबसे बड़ा कारण क्या है? नीचे लिखा है, देखिए जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर जस्ट लिखा है, यहाँ पे देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट। आदमी फ्री में गुड्स तभी बांटता है जब वो क्या करता है? प्रचार करता है, ठीक है। तो यानी मैंने प्रचार करने हेतु अपने गुड्स फ्री में बांट दिए, मेरा नुकसान है, और नुकसान की एंट्री कहां पे होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट आप देखेंगे कहां पे जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन नाम क्या लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में?
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर नहीं समझे ये एडजस्टमेंट तो आप लोग हिंदी में इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, जिसको हिंदी में सीखना है वो हिंदी में मीनिंग लिखे, ताकि आप ये एडजस्टमेंट सही तरीके से समझ सकें। हाँ, मोटिव पावर एडजस्टमेंट नंबर 3, मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मोटिव पावर का नाम सुने थे, मोटिव पावर, डाउट भी निकला था कि सर मोटिव पावर कहाँ जाएगा, मोटिव पावर क्या होता है? मोटिव पावर यानी वो जो ऊर्जा क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ताकि फैक्ट्री में सही तरीके से काम हो सके। इसकी एंट्री कहाँ पे की है हमने? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। लेकिन मोटिव पावर में इंक्लूड हो गया है, क्या इंक्लूड हो गया है? 500 रुपया। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। पावर मीटर का डिपॉजिट के लिए जो पैसा दिए थे 500 रुपया, वो किस में चला गया है? मोटिव पावर में चला गया है, ठीक है। तो हुआ करना क्या है कि मोटिव पावर में से इस डिपॉजिट के पैसे को हमें माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि मोटिव पावर हमारा खर्चा है, डिपॉजिट के लिए दिया हुआ 500 खर्चा नहीं है, वो पैसा हमें वापस मिलेगा, इसीलिए डिपॉजिट का पैसा मोटिव पावर में से माइनस करेंगे। आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट, मैंने एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट किया है। मोटिव पावर 500 रुपए, पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, उसके डेबिट साइड में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मोटिव पावर में से वो 500 रुपया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, समझे? 500 रुपया जो गलती से उसमें इंक्लूड हो गया है, उस 500 रुपए को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दूसरी एंट्री कहां जाएगी सर? दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में डिपॉजिट फॉर पावर मीटर के नाम पर लिखी जाएगी। मैंने पहले ही बताया, वो पैसा जो 500 रुपया है वो हमारा खर्चा नहीं है, वो पैसा हमने डिपॉजिट के रूप में रखा है, वो पैसा हमें वापस मिलेगा, इसीलिए उसकी एंट्री जो है, डिपॉजिट मीटर की जो एंट्री है, वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी। किस नाम से जाएगी? डिपॉजिट फॉर पावर मीटर के नाम से एंट्री की जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये देखिए, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर हमने लिखा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में कोई डाउट है क्या किसी को कि सर अभी भी नहीं समझा? समझाओ। तो मैं एक सिंपल सा आसान सा आपको पहले ये दे देता हूँ, सुनो। पहले हम लोग जब भाड़े के रूम पे रहते हैं, या हम किसी को भाड़े पे रूम देते हैं, तो हम उनसे क्या लेते हैं? कहते हैं कि आपको इतना डिपॉजिट देना पड़ेगा और इतना भाड़ा देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो समझ लो कि हम भाड़े पे गए, एक रूम लिया हमने, जिसका डिपॉजिट 15,000 लगा और भाड़ा जो है 8,000 है। उन्होंने डिपॉजिट 15,000 लिया और 8,000 भाड़ा बोला, एक महीने का भाड़ा 8,000 रुपये लगेगा। हमने बोला ठीक है, हमने 15,000 दे दिया और हर महीने हम 8,000 देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। हम पूरा साल भर 8,000 देते गए और साल भर तक हम वहां पे रहे। अब जब रूम छोड़ेंगे तो हमको कौन सा पैसा मिलेगा? जब हम रूम छोड़ेंगे तो हमको जो डिपॉजिट का 15,000 है वो मिलेगा, ना कि जो 8,000 रुपये हमने 12 महीने तक भरा है वो 8,000 तो खर्चा है। वैसे मोटे पावर खर्चा है, लेकिन जो डिपॉजिट का पैसा है वो हमें वापस मिलता है, इसीलिए वो हमारा असेट है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट, एकदम हलवा। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो डेप्रिशिएट करेंगे बिल्डिंग को 5% से। यहां पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन भी बड़ा सिंपल था इसका। बिल्डिंग की कीमत है 88,000, आप अपने टेक्स्ट बुक में या ट्रायल बैलेंस में चेक कर सकते हैं। बिल्डिंग की कीमत 88,000 है, जिसका हमने 5% निकाल लिया है। 5% के अनुसार
4,400 रुपए होते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ठीक है, 4,400 जो 5% होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट की वैल्यू को कम कर देना। तो हम यहाँ पे असेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। 4,400 कम हो गया। पहली एंट्री बैलेंस शीट की असेट साइड में बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है। पहली एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग में से क्या कर देंगे, माइनस। यानी बिल्डिंग लिखा होगा 88,000, वहां पे जाएंगे माइनस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन 5% लिखेंगे और 88,000 में से 4,400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये माइनस करना हमारे लिए नुकसानदायक है। ऑफ कोर्स हमारे एसेट की कीमत कम हो रही है, बिल्डिंग की कीमत कम हो रही है, तो ये जो माइनस करना है हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारा लॉस हो रहा है। इसीलिए जो सेकेंड इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ पहुंचते हैं। राइट ऑफ यानी माइनस करिए। राइट ऑफ का मतलब होता है माइनस करिए। राइट ऑफ ₹2,000 for bad debt and maintain RDD at 3% on debtor. Write off ₹2,000 for bad debts and maintain RDD at 3% on debtor मतलब जो पैसा डूब गया है, बैड डेट्स हो गया, उस पे 2,000 रुपया माइनस करना है। ध्यान से सुनिए, जो पैसा डूब गया है उस पे 2,000 रुपए माइनस करने हैं। उसके बाद आरडीडी मेंटेन करना है। कितना परसेंट, 3%। दोनों किस पे करना है, डेटर पे। यानी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दो चीजें हो रही हैं। एक हो रहा है बैड डेट्स हो रहा है, दूसरा आरडीडी क्रिएट करना है। ये दोनों किस पे क्रिएट करना है, डेटर पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेटर से सतर्क, डेटर से सतर्क, डेटर पे आ जाएंगे। पहले तो बैड डेट्स की एंट्री अमाउंट डायरेक्टली दिया है तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। बैड डेट्स देखिए आप लोग, बैड डेट्स 2,000 रुपए, यानी पैसा डूब गया। पैसा डूबा, किधर से डूबा, डेटर से डूबा। डेटर से लेने थे पैसे, पैसा डूब गया। अब पैसा डूबा है तो माइनस करो, और क्या करोगे, है कि नहीं। डेटर में से माइनस करो। पहली एंट्री देखो, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो लिखा है यहां पे हमने, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस करेंगे। पहली एंट्री सीधा आपके सामने बैलेंस शीट बना होगा, बैलेंस शीट में आपने डेटर लिखा होगा, डेटर में से क्या कर दोगे, 2,000 रुपया माइनस कर दोगे। अब माइनस किया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन माइनस करने का बाद क्या करोगे, सेकेंड इफेक्ट, 2,000 रुपया डूब गया है आपका। अगर आपका पैसा डूबा है तो आप उसका एंट्री कहाँ करोगे, उसका एंट्री पीएनएल साइड के डेबिट साइड में करोगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसका सेकेंड इफेक्ट पेश करोगे कि सर ये देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री कर दिए हैं, समझे, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है ना, और नुकसान हमेशा कहाँ जाता है, पीएनएल के डेबिट में जाता है, और कहाँ जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में तो जा नहीं सकता क्योंकि कोई फैक्ट्री का थोड़ी ना एंट्री करना था। नुकसान हुआ है, प्रोफेशनल नुकसान हुआ है, एंट्री पीएनएल में जाएगी। किसी को अभी तक में एडजस्टमेंट को लेकर कोई डाउट, कोई शंका है तो बताइए, क्योंकि पन्ना पलटने का समय आ गया है। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो भी ले लीजिए, वैसे मैं खुद स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, इमेज सेंड कर। वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आरडीडी का कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। चलिए आ गया, आरडीडी का कैलकुलेशन पे आ जाइए। आरडीडी की कैलकुलेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, तो उसको मैं आपको पहले हाइलाइटर कर देता हूं, यहाँ पे सर्कल कर देता हूं ताकि आप लोग उसी पे फोकस करें। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो आरडीडी दिया है वो 47,500 लिखा है मैंने। आरडीडी का अमाउंट नहीं है, वो डेटर का अमाउंट है। ट्रायल बैलेंस में जाके देखिए 47,500 लिखा है डेटर का अमाउंट। ठीक है, अब डेटर में से पहले हम क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपया जो है माइनस कर दे रहे हैं।
अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूं कैलकुलेशन के लिए, देखिए, हाँ, चलिए, तो 47,500 यानी 47,000। हाँ बेटा। हाँ। कौन? बार बार निकाल नहीं सकता ना कोई बेटा, आपको तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। आज बारिश बहुत ज्यादा है ना बेटा, नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। अच्छा, टेंशन मत लो, नेटवर्क इशू है, आप चिंता मत करिए। मैं इस जो एडजस्टमेंट है इसका रिकॉर्डिंग करता हूँ। इस रिकॉर्डिंग का मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा और फिर भेजूंगा लिंक, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ छूट जाएगा तो उससे आप समझ लेंगे। अब सब किया है मैंने, आप चिंता मत करिए। चलिए, तो यहाँ पे जो डेटर का अमाउंट है 47,500 था, उसमें से 2,000 रुपीज जो माइनस हुआ वो बैड डेट्स का हुआ था, ये हमने देखा था। बैड डेट्स 2,000 माइनस कर दिए थे। अमाउंट होता है 45,500। 45,500 का 3% निकाल रहे हैं, आरडीडी बोला गया था 3% निकालने के लिए ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में। तो 3% जब हम निकालते हैं तो अमाउंट आता है 1,365 रुपीज। ठीक है, 1,365 रुपीज आ रहा है आरडीडी का वैल्यू। आरडीडी निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप ट्रायल बैलेंस में दिए हुए डेटर के अमाउंट से आरडीडी ना निकालें। आप जो डेटर में से बैड डेट्स माइनस होने के बाद जो अमाउंट है उस पे ही आरडीडी कैलकुलेट करें, इस बात पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब एंट्री देखते हैं, आरडीडी की एंट्री कहां कहां जाएगी। एंट्री की बात करें तो एंट्री, पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस होगा। फिर से बता दें, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में से माइनस होगा। जैसे बैड डेट्स माइनस हुआ 2,000, वैसे ही ये भी 1,365 रुपए माइनस किए जाएंगे। और सेकेंड इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पुट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। आरडीडी मतलब क्या होता है, वो पैसा जो शायद डूबेगा, तो हम पहले से ही नुकसान मानकर चलते हैं, इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। अब आखिरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। एडजस्टमेंट नंबर 6 कहता है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। जो बिल्स रिसीवेबल था उसमें से एक बिल जो है कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, मतलब बिल के ऊपर जितने भी पैसे आने थे, बहुत सारे बिल थे, उसमें से बहुत सारे पैसे आने थे, उसमें से एक बिल जो है जो 4,000 रुपए का था वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब सामने वाले ने जिस तारीख पे पैसा देना था उसने पैसा नहीं दिया और बिल कैंसल हो गया। फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारा बिल है आपका, बिल का अमाउंट भी है, ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं अमाउंट। उसी में से 4,000 रुपए का जो बिल है वो बिल डिसऑनर हो गया है, और डिसऑनर होने की वजह से वो बिल कैंसल हो गया है, यानी अब वो 4,000 रुपए बिल के नाम पर तो नहीं मिलेंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी वो देखिए। अगर बिल्स रिसीवेबल बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसका नाम होता है डिसऑनर ऑफ बिल, ऐसे नाम दिया जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। अब सीधी सी बात है, अगर बिल्स रिसीवेबल में से डिसऑनर हो रहा है तो उसमें से माइनस करेंगे, है कि नहीं। बिल्स रिसीवेबल में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे एंट्री देखिए आप लोग, सिंपल सा एंट्री है, नोटिस करिएगा थोड़ा सा। मैं इसको एनलार्ज पहले कर देता हूँ एंट्री को।
उसके बाद हम लोग इसको, यस ठीक है। पहली एंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल में से क्या करेंगे, माइनस। हम कहाँ जाएंगे, ध्यान से सुनिए। पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि बिल्स रिसीवेबल की एंट्री वहीं होती है, ठीक है। बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे ओ भाई साहब ये देखो क्या हो गया, आपका जो बिल था 4,000 रुपए का वो डिसऑनर हो गया। वो बोलेगा अरे ये तो काटना पड़ेगा। तो बिल्स रिसीवेबल का जो भी अमाउंट होगा उसमें से ये 4,000 रुपए क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल में से माइनस। अब मेरा एक सवाल है कि अगर बिल्स रिसीवेबल में से पैसा कट गया, बिल कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये कि पैसा भूल जाओ, अब पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, वो पैसा अब बिल के नाम पर नहीं मिलेगा, वो पैसा अब डेटर के नाम पे मिलेगा। किसके नाम पे मिलेगा, डेटर के नाम पे। यानी कि सेकेंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर में जाकर क्या कर देंगे, वही 4,000 रुपए प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी डेटर में तीन तीन एंट्री होने वाली है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें माइनस होंगी और एक चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। पहले बैड डेट्स माइनस करो, फिर आरडीडी माइनस करो, उसके बाद डेटर में इस बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट को क्या कर दो, प्लस कर दो, 4,000 प्लस कर दो। मतलब दोनों ही एंट्री एसेट साइड में ही होगी। बिल्स रिसीवेबल में से माइनस भी एसेट साइड में से ही होगा और डेटर में प्लस भी एसेट साइड में ही होगा। अभी तक आप देखते थे एक जगह से निकाला दूसरी जगह ले गए वहां पटक दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एसेट में ही बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे ये भी बैलेंस शीट लिखा है मैंने, ये भी बैलेंस शीट लिखा है, ये भी एसेट साइड लिखा है, ये भी एसेट साइड लिखा है। यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो बिल्स रिसीवेबल है उसमें से 4,000 निकालो क्योंकि बिल कैंसिल हो गया, लेकिन पैसा फिर भी मिलेगा, इसीलिए डेटर में क्या कर दो, प्लस कर दो। बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करो, डेटर में प्लस कर दो, ठीक है।